हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करेंगे फ्रांसवा बर्नियर और उसकी भारत यात्रा का इस वीडियो में वर्णन। और ये लिया गया है कक्षा 12 के पार्ट 5 यात्रियों के नज़रिए से। तो इसका जो पार्ट का ये तीसरा भाग है फ्रांसवा बर्नियर और उसकी भारत यात्रा। इससे पहले जो है हम अल बरूनी और इब्न बतूता के बारे में भाग 1 और 2 में बता चुके हैं, जिसे आप आई बटन से देख सकते हैं। तो हम जैसे इस पार्ट को शुरू करते हैं साम्राज्यवादी ताकतों से। तो साम्राज्यवादी ताकतें यूरोप में उस समय थी जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो है अपने राज्य स्थापित करना चाहती थी, दबदबा कायम करना चाहती थी और वहाँ से जो है अपना व्यापार और राजनीतिक ताकत को आगे बढ़ाना चाहती थी। तो ये साम्राज्यवादी ताकतें जो थी इन यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में अपने प्रतिनिधियों को भेजती थी और यहाँ के समाज और संस्कृति को समझने में उनकी मदद करते थे और उनकी रिपोर्टिंग वो अपने देश को करते थे ताकि यहाँ की कमियों को जो है वहाँ बताया जा सके, जिसके आधार पर वो प्लानिंग करते थे कि किस तरह से इन कमियों का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो है अपने साम्राज्य स्थापित किए जा सकते हैं। तो उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने नुमाइंदे भारत को जानने के लिए भेजे थे। तो यहाँ तो और ब्रिटेन तो एक कदम आगे बढ़ गया, उसने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी और ये एशियाटिक सोसाइटी के 2 कार्यालय जो वर्तमान में भी भारत में मुंबई और कोलकाता में काम कर रहे हैं। तो उनको जो है इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियों को उन्होंने खंगालने की कोशिश की और उन्होंने जो है यहाँ की ऐसी रिपोर्टिंग की कि भारतीय समाज को उन्होंने बिल्कुल अविकसित बता दिया। अविकसित बताने का उद्देश्य ये था कि भारतीयों को अपने पिछड़ेपन का एहसास हो और वो उन्हें ये लगे कि वो जो है यूरोपीय उनसे ज़्यादा विकसित हैं और उनका गुलाम बने रहने में उन्हें कोई नुकसान नहीं है। तो मतलब वो उनके जो है मानसिक रूप से उनको तैयार कर रहे थे कि वो गुलामी को स्वीकार कर लें। तो 15वीं ईस्वी में जब पुर्तगाली वास्को ड गामा भारत में आए तो उसके साथ साथ जो है उन्होंने यहाँ पर और पश्चिमी देशों से लोग आए जो यहाँ के रीति रिवाजों, धार्मिक क्रियाओं आदि को वो जानने की कोशिश करते थे। तो सबसे पहले जूइस रॉबर्ट नोबली का नाम आता है जो भारत में आए और भारतीय रंग में ही रंग गए थे। इन्होंने जो है कई भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी किया है। तो ये जो रॉबर्ट जूइस नोबली जो हैं ये सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में आते हैं। एक और लेखक हैं जो दुरांते बारबोसा जो हैं, ये सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने दक्षिण भारत से व्यापार और समाज के बारे में लिखा है क्योंकि उस समय के यूरोपीय देशों का इंटरेस्ट जो है ज़्यादातर मसालों में था और उसका उत्पादन केंद्र जो है मसालों और सूती कपड़ों आदि का वो दक्षिण भारत होता था। तो उन्हीं से उनका व्यापार मुख्य था। तो दक्षिण भारत के समाज के बारे में इन्होंने लिखा। तो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अंग्रेज भारत में आई और साथ ही डच और फ्रांसीसी यात्री भी उनके साथ, उनकी संख्या भी, यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ गई। तो इनमें एक फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट तेवेनियर जो है, जो कि चित्र में यहाँ दिखाया गए हैं, तो ये जो है यहाँ पर आए और एक बार नहीं कई बार आए। ये लगभग 6 बार, कम से कम 6 बार जो है भारत में आए और इनकी यात्राएं जो हैं व्यापारिक यात्राएं होती थी, लेकिन ये इन्होंने यहाँ के समाज को समझने की काफ़ी कोशिश की। तो ये जो है भारत की व्यापारिक परिस्थितियों से, स्थितियों से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने भारत की जो तुलना है वो ईरान यानी कि फ़ारस और ऑटोमन साम्राज्य से की और उसकी हिसाब से बताया कि यहाँ का मुग़ल साम्राज्य जो है ये फ़ारस के और ऑटोमन साम्राज्य की भव्यता से कहीं आगे था। तो एक इटालवी चिकित्सक मनुकी जो थे वो तो भारत से इतना प्रभावित हुए कि वो यहीं बस गए और कभी भी यूरोप वापस नहीं गए। तो इस तरह से यात्री कुछ ऐसे भी थे जो भारत की आलोचनात्मक दृष्टि से देखते थे और कुछ यात्री ऐसे भी थे जो भारतीय रंग में रंग गए और हमेशा के लिए यहीं के हो गए। और लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ रहे तो नहीं, लेकिन यहाँ की सभ्यता से प्रभावित जरूर हुए। भारत का इतिहास लिखने में इतिहासकारों को काफ़ी मदद मिली। इनमें से एक प्रमुख जो है फ्रांसवा बर्नियर है जो कि एक प्रसिद्ध फिजिशियन थे और ये इनको भारत में भेजा गया था ताकि वो भारत को करीब से जान सकें, समझ सकें और यहाँ जो है अपनी मौजूदगी को फ्रांस जो है और बेहतर बना सके। तो क्योंकि उसका कंपटीशन यूरोप में ब्रिटेन के साथ था तो दोनों के कंपटीशन की वजह से इसको यहाँ भेजा। और फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ, दार्शनिक
दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। तो वो हर चीज़ को बड़े गौर से देखते थे और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते थे, और इसके अलावा वो काफ़ी भावुक भी थे। तो उन्होंने जो है जितने भी यहाँ पर आए हैं लोग, उनमें ये सबसे जो यूरोपीय लोगों में सबसे महान यात्री माने जाते हैं। और 1656 से 1668 तक, यानी कि लगभग 12 वर्ष तक जो है ये भारत में रहे, मुगलों के बहुत नज़दीक रहे, और उनके बारे में इन्होंने विस्तार से लिखा भी है, क्योंकि उनके साथ सीधे जो है बड़े बड़े जो है अधिकारियों से, राज परिवार के साथ उनके सीधे संपर्क थे। तो इसीलिए मुग़ल दरबार में नज़दीकी जो है उनकी इस वजह से भी बनी कि उनको नियुक्ति शाहजहाँ ने जो अपने बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन यानी कि चिकित्सक के रूप में कर दी थी। और दारा शिकोह जो है ये साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी घोषित हो चुके थे, और ये काफ़ी उदारवादी विचारों के थे। इन्होंने कई भारतीय ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद भी किया था। तो इनकी उदारवादिता और इनके नेक चरित्र की वजह से जो है फ्रांसवा बर्नियर जो है इनके साथ काफ़ी जुड़े रहे, और इन्होंने जो है यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्र की। तो सत्ता के नज़दीक थे और उन्होंने काफ़ी नज़दीक से उसकी जांच परख कर पाई, वो अच्छे से इसको समझ सके कि भारतीय राजनीति उस समय जो थी, बर्नियर का उस पर जो लिखा है वो ऑथेंटिक माना जाता है इस वजह से, क्योंकि वो उन्होंने सब कुछ नज़दीक से पर्सनली देखा था। इसके बाद जो है जब दारा शिकोह सत्ता की लड़ाई में हार गए और उनका औरंगजेब ने हत्या कर दी, तो उसके बाद जो है ये आर्मीनियाई अमीर थे दानिशमंद खान, उनके यहाँ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में उनके साथ कार्य करते रहे, और उसके बाद जो है वो अपने देश वापस लौट गए। तो इस तरह से जो है ये भी एक प्रभावशाली अमीर थे। तो इनके साथ रहकर भी इन्होंने भारत को काफ़ी अच्छे से जाना। तो इस एक यात्री के तौर पर भारत में उन्होंने जिन सामाजिक पहलुओं पर जो देखा और उनके बारे में वो जो जान सके, उन्हें उन्होंने बड़े ढंग से जो है अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन मुग़ल एम्पायर के अंदर जो है उन्होंने लिखा है। तो ये जो है इसकी यात्रा का काल लिखा हुआ है कि ये 1656 से 1668 तक 12 साल में जो उन्होंने यहाँ देखा उसको उन्होंने काफ़ी गहराई से उसके राजनीतिक और सामाजिक पक्षों को इस पुस्तक में लिखा है, रेखांकित किया है। और उनके द्वारा लिखे गए जो वर्णन हैं वो काफ़ी जो हैं ऑथेंटिक माने जाते हैं, और यूरोपीय लोगों ने जो इसके ऊपर किताबें लिखी इनको काफ़ी बार कोट भी किया। तो इनकी किताब ट्रैवल इन मुग़ल एम्पायर में इनके सारे अनुभव, यात्रा अनुभव जो है वो संकलित हैं। तो आप देखते हैं कि इन्होंने भारत को किस रूप में देखा, कैसे जाना। तो ये वो क्षेत्र है, मानचित्र में दिखाया गया है, जो जहाँ उन्होंने यात्रा की थी, और भारत में उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था इसके लगभग वो सभी भागों में वो गए थे, और इसको जो है उन्होंने अच्छे से समझने की कोशिश की। और लेकिन उनके लिखने की शैली ये थी, आप यहाँ देख रहे हैं ये गोलकुंडा से लेके कश्मीर तक और जो है अफ़गानिस्तान तक जो जितना भी मुग़ल साम्राज्य था उसके अंदर इन्होंने यात्रा की और इसके बारे में विस्तार से लिखा है। तो बर्नियर ने देश के कई भागों में जहाँ भी उन्होंने यात्रा की उसके विषय में जो विवरण वो लिखते हैं, तो उसकी तुलना उन्होंने उस समय की यूरोपीय स्थितियों से, वहाँ की कंडीशंस के साथ करते थे, और तुलनात्मक, क्योंकि जो उन्होंने देखा उसी के हिसाब से और जहाँ जिसको वो पहले से जानते थे उनसे तुलना करते थे। यहाँ पे चित्र में जो है फ्रांस के शासक लुई 14वें का चित्र दे रखा है। तो ये सारी रिपोर्टिंग जो है अपनी लुई 14वें को करते थे, लुई 14 को करते थे, और अपने इसके अलावा और भी जो प्रभावशाली अधिकारी थे फ्रांस के और मंत्री थे उनको पत्र लिखा करते थे और यहाँ के बारे में विस्तार से बताया करते थे। तो यूरोप में जो लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताते थे। उन्हें लगता था कि यूरोप की तुलना में भारत में जो विकास हो रहा है वो ना के बराबर है, और वो इस तरह से रिपोर्ट करते थे कि भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ का जो शासक हैं वो शोषण कर रहे हैं, तो इसको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है क्योंकि जनता अपने राजा से नाराज़ थी। तो इसका जो है विवरण जो होते थे हमेशा सटीक तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लोकप्रिय हुए और फ्रांस में 1670-71 में इनके किए हुए कार्य प्रकाशित हुए। तो अगले
5 वर्षों के भीतर ही इनकी जो अनुवाद जो हैं इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालवी, इस तरह से 4 अन्य यूरोपीय भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। तो 5 वर्ष में इतने भाषाओं में अलग अलग अनुवाद होना, और 1670 से लेके 1725 के बीच लगभग ये आप 55 वर्षों में इसका फ्रांसीसी में 8 बार जो है इसे पुनर्मुद्रित किया गया, यानी कि 8 बार इनको दोबारा छापा गया। इससे इसकी लोकप्रियता का पता लगता है। 1684 में तक तो यह 3 बार अंग्रेजी में दोबारा से छप चुकी थी। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि इनकी लेखन कला का लोहा सभी मानते थे और जानते थे कि इनके द्वारा लिखा गया जो वृत्तांत हैं उसको सबने जो है अच्छे रूप में लिया, और उसको जो है बार बार उनकी छपना उसकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है। तो इस तरह से जो है उनके जो अरबी और फारसी के जो वृत्तांत जो हाथ से लिखे हुए होते थे, जो 1800 से पहले छपते थे, उनकी तुलना में ये काफ़ी विश्वसनीय भी माने जाते हैं। तो बर्नियर जो है वो एक अलग तरह के बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित थे। उनके जो सोच थी वो यूरोपीय से प्रभावित थी, और ख़ासकर फ्रांस की स्थितियों से जो है वो तुलना करते थे, और वहाँ के समाज और वहाँ के लोगों के रहन सहन और राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से जो है वो तुलना करके उसके प्रति अधिक चिंतित रहते थे कि यहाँ वो चीज़ नहीं है जो फ्रांस के अंदर है। तो ये सब जो है डिप्रेशन में भेजने वाली अवसादकारी उन्होंने स्थितियों को पाया। उन्होंने देखा कि यहाँ की जो है डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है, राजा परवाह नहीं करता है, नीति निर्माता और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो कोई प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है। तो बर्नियर ने अपने ग्रंथ जो है ट्रैवल्स इन मुग़ल एम्पायर में अपने जो भी प्रेक्षण किए उनको आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि से लिखा और गहन चिंतन के साथ उल्लेख किया। तो इसके वृत्तांत जो भी दिए गए थे उनमें कुछ बातों पर हम यहाँ पर विचार करते हैं। तो भारत को जानने के मकसद से भले ही फ्रांस और ब्रिटेन के अपने फ़ायदे छिपे थे, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो भारत को भी पहुँचा, क्योंकि भारत को अपना भारतीय इतिहास लिखने में इनको काफ़ी मदद मिली भारतीय इतिहासकारों को इन लेखन कला की वजह से। तो भारत को जानने के लिए यहाँ वो आया था, तो यहाँ की विविधता को अपने अंदर समेट कर ले गया। जो भी यहाँ आता था कुछ ना कुछ नई बातें सीख कर जाता था, और भारत की अनोखी छवि हमेशा ही उनमें बनी रहती थी। तो फ्रांसवा बर्नियर ने भी अपनी किताब में इन अनोखेपन का जो है उसमें जिक्र किया है। और उसे एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि जब भी यहाँ कोई किसी से मिलने जाता है, किसी बड़े लोगों से मिलने जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते, कोई ना कोई गिफ्ट लेके उनके लिए जाना पड़ता है, कोई उपहार लेके जाना पड़ता है। तो ये बात जो बर्नियर था उसको बड़ी अजीब लगती थी। यहाँ तक कि जब वो खुद आलमगीर औरंगजेब से मिलने के लिए गया था, तो वो लिखते हैं कि मैं औरंगजेब से मिलने गया तो वो अपने साथ 8 रुपये और कुछ तोहफे लेके गया था। हालांकि 8 रुपये आज सुनने में छोटे लगते हैं, तो लेकिन उस समय ये अच्छी खासी रकम होती थी। तो वो जो है आलमगीर से जब मिलने गया तो काफ़ी सारे उपहार और 8 रुपये लेके गया था। तो उसे ये रिवाज बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया, और वो इसका मुरीद हो गया इसका। लेकिन वो ये कहता है कि अगर मैं ये नहीं चाहता कि इस रिवाज को फ्रांस में शुरू किया जाए, और मेरे से ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जब मैं भारत से वहाँ जाऊँगा फ्रांस में वापस तो मेरे ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। यानी कि ये सिर्फ भारत तक के लिए ही सीमित था, और भारत से मैं जैसा जब लौट के जाऊँगा तो वैसा ही हो जाऊँगा जैसे पहले था। तो इस तरह से वो चाहता था कि अगर मैं वहाँ जाकर इस रिवाज का पालन करूं, यानी कि किसी को उपहार देने की कोशिश करूं, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उसकी समझ में ये जो है रिश्वत के बराबर था। दिल्ली और आगरा की गर्मी का भी उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, और दिल्ली और आगरा की भीषण गर्मी और यहाँ पे जो है हमेशा रहने वाले उच्च तापमान का, गर्मियों के दिनों का उन्होंने जमकर जिक्र किया है। और इन दोनों शहरों की तुलना जो है यूरोपीय शहरों से भी की है, इनकी विशालता, जनसंख्या और यहाँ के जो व्यापार आदि की तुलना की है। तो फ्रांस के अपने एक लेखक मित्र को इन्होंने पत्र लिखकर बर्नियर बताते कि किस तरह से भारत का मौसम बहुत ही गर्म होने के कारण यहाँ घरों की बनावट जो है वो यूरोप के घरों से बिल्कुल
अलग है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यूरोप के अंदर सर्दी पड़ती है और यहाँ पर भारत में भीषण गर्मी पड़ती है और मौसम सदा परिवर्तित होता रहता है। तो यूरोपीय लोगों जो भारतीय घरों को देख के कटाक्ष करते थे, ये कच्चे पक्के घरों को देख के, तो उसकी भी उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यूरोप से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खराब है, क्योंकि वो वहाँ की स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है, ना कि जो है यूरोप से तुलना करी जाए, क्योंकि यूरोप की ज़रूरतें अलग हैं और जो है भारत की ज़रूरतें अलग हैं। यहाँ की वेशभूषा पर भी उसने टिप्पणी की है और उसने कहा है कि भारत में तो राजा भी चप्पलों का इस्तेमाल करता है, जैसे ये औरंगजेब के पैर में जो है दिखाया गया है कि उस यहाँ पर जो है यूरोपीय लोगों की तरह ये ऊंचे बूट इस्तेमाल नहीं करते और मोजे यानी कि जुराबें भी कई बार नहीं पहनते थे। तो इसका वजह जो है उन्होंने ये बताई कि ये कोई इनका नहीं है कि ये किसी कमी की वजह से डालते थे, बल्कि ये सब होता था यहाँ के गर्म मौसम की वजह से। तो गर्म मौसम की वजह से वो चप्पल पहनते थे और जुराबें भी कम इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से यूरोप की और भारत की तुलना जो है भौगोलिक स्थितियों की वजह से करना सही नहीं मानते थे। तो उन्होंने वेशभूषा में ही इसका जो है गर्मी का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे बताने की कोशिश की है कि अपने राजा को समझाया। उनकी इससे पता लगता है लेखन से कि जब कोई तपती हुई गर्मी में धूल से जूझते हुए घुड़सवारी करके आ रहा है और बुरी तरह से पसीने में भीगा हुआ है, तो इस तरह से लिखने का मतलब है वो एक सीन सा पेश कर रहा है कि एक आदमी घुड़सवारी करके आया, थका मांदा, धूप और गर्म तेज़ धूप से और धूल से भरा हुआ, पसीने से लथपथ है। तो उस गर्मी से बचने के भारतीयों के तरीके भी वो बताता है कि तरीके क्या थे, और वो तरीका था नींबू पानी और हाथ से चलाए जाने वाले पंखे का वो जिक्र करता है। ये पंखे जैसे यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं, तो इन पंखों से जो है हवा की जाती थी और इन्हें पन्हा कहा जाता था। इन जो हाथ से चलने वाले पंखों को पन्हा कहा जाता था। तो भारत के अंधविश्वास में उस समय भारत में बहुत से अंधविश्वास प्रचलित थे और उनका जिक्र भी उसने अपने यहाँ किया है। और इसमें सती प्रथा, अंधविश्वास, जाति आदि प्रथाएं जो कुप्रथाएं थी उनको भी उसने यहाँ पे जिक्र किया। तो अंधविश्वासों के जिक्र जो है भारत में मौजूद 2 बार अपनी किताब में किया है। पहली बार वो तब करता है कि जब बाज़ारों का वर्णन करता है, तो यहाँ कहता है कि यहाँ पे सड़कों के किनारे बाज़ारों में काफ़ी संख्या में भविष्य वक्ता बैठे रहते हैं, कोई तोता लेकर और कोई ताश की गड्डी लेकर आदि तरीके से जो है भविष्य बताते हैं। और भोली भाली महिलाओं के बारे में पहले तो वो जान लेते हैं और फिर तारों का बहाना करके और ग्रह नक्षत्र देखने का बहाना करके उनको जो पहले से ही पता होता है उसको वो उनको बता देते हैं और उनसे धन और दूसरी चीज़ें ऐंठ लेते हैं। तो इस तरह के जो है वो कहते हैं कि गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति भी इन भविष्य वक्ताओं को, जो झूठे होते हैं उसकी नज़रों में झूठे थे, उनको अहमियत देते थे उनको। तो उनके चक्कर में जो है वो पूछते, हर काम जो है इनसे पूछकर किया करते थे। सूर्य ग्रहण के बारे में भी वो वर्णन करते हैं कि दूसरी जो अंधविश्वास सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ था, तो वो कहते हैं कि फ्रांस में और भारत में इससे जुड़ी मान्यताओं की तुलना भी करते हैं। फ्रांस के बारे में वो लिखते हैं कि फ्रांस और यूरोप के लोग जो है सूर्य ग्रहण को दुनिया का अंत समझते थे और वो इससे घबराते थे और अपने घरों में छिप जाते थे, घरों में दुबक कर रहते थे और घर से बाहर नहीं आते थे सूर्य ग्रहण के समय। जबकि भारतीय लोगों के बारे में बताया है कि भारतीय लोग इसे दूसरे तरीके से लेते थे और भारत में उसने 1666 का जो सूर्य ग्रहण देखा और पाया कि लोग यमुना के पानी में डुबकियां लगा रहे हैं और जो है सूर्य को जो है वो पानी देकर जल जो है उसकी तरफ उछालते हैं, अर्घ्य देते हैं और इसमें मर्द, औरत, बच्चे, राजा, अमीर, गरीब सब शामिल होते हैं और वो सूर्य के निकलने और ग्रहण के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो है वो अलग अलग तरह की जो है क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि इसमें जो है उनके लिए एक डर की वस्तु नहीं बल्कि एक उत्सव या त्यौहार की तरह सूर्य ग्रहण होता है। और जबकि फ्रांस और यूरोप में लोग जो है डर के मारे घरों में छुप जाते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके वो बताता है कि दोनों की सोच में कितना फ़र्क है। इसके अलावा दान और
स्नान का भी वो वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग जो है अपने हाथों में जल भरकर सूर्य की तरफ उछालते हैं, उसे अर्घ्य देते हैं और पुराने कपड़े निकाल कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं और अपने पुराने कपड़े जो है ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा पर छोड़ देते हैं, या कुछ लोग उनको अपने साथ भी ले जाते हैं। तो इस तरह से वो बताता है कि लोग जो है इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए दान पुण्य वगैरह भी यहाँ पर करते हैं। तो भारत में ग्रहण का वर्णन करते हुए खुद बर्नियर ने भी एक बात पता चलती है, वो ये पता चलती है कि वो यूरोप में हुए पुनरुत्थान जो वैज्ञानिक तथ्यों के सोच के आधार पर जो बनी थी उससे प्रभावित थे, और वो उसी तरह से जो है अंधविश्वासों का खंडन करते थे जैसे कि यूरोप में किया जाता था। तो वो सोचते थे कि दान दक्षिणा देकर लोग जो है अपने इसके प्रभाव को ग्रहण के कम करना चाहते थे। तो बर्नियर जो है वो किस तरह से बताते कि एक मुसलमान शासक के होने के बावजूद हिंदुओं को अपने धर्म पालन की आज़ादी थी, और यहाँ पर होली दिवाली आदि त्यौहार जो है सब मिलजुल कर मनाते थे। इस चित्र में मुग़ल दरबार में होली मनाते हुए दिखाया गया है। जो है रानियाँ, जो हिंदू रानियाँ होती थी, वो भी उनको अपने पूजा का अधिकार था और वो जो है अपने त्यौहार भी मनाती थी, और उनके पति जो मुस्लिम होते थे उनके साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये धार्मिक आज़ादी के बदले उन्हें मुसलमान शासकों को जनता को तोहफे भी देने पड़ते थे। तो बर्नियर ने भारत में लाहौर, कश्मीर, आगरा, बनारस, बंगाल हर प्रदेश का दौरा किया और जानकारी अपने राजा को देता था, और यहाँ फैली हुई कुप्रथाओं के बारे में भी लुई 14वें था उसका ध्यान आकर्षित करता था और बताता था कि यहाँ पे सामाजिक कमियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे एक बड़ी बात जो यहाँ पर उसने बार बार चित्रित की वो है सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा का जिक्र करते हैं और वह कहते हैं कि कुछ महिलाएं तो प्रसन्नता के साथ जो है मृत्यु को गले लगा लेती थी, जबकि अन्य महिलाओं को जो है जो अपने पति के साथ जिंदा नहीं जलना चाहती थी उन्हें जो है मरने के लिए बाध्य किया जाता था और ज़बरदस्ती उसमें धकेल दिया जाता था अग्नि में। जब एक औरत पति की मौत हो जाती है, औरत के पति की, तो उसको सती होने की इच्छा जाहिर करती थी। एक तो औरत को उन्होंने ऐसे करने से रोका भी था, लेकिन उसके बाद जो उन्हें वहाँ के लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद वो इन रूह कंपाने वाले मंजरों से दूर रहना ही पसंद करने लगे जो उसके दिल को दुखाते थे। इसलिए वो इस तरह के कभी कहीं पर भी सती प्रथा ये सती होने का चल रहा होता था तो उससे वो दूर रहने की कोशिश करते थे। तो सती प्रथा का जिम्मेदार बर्नियर उस मानसिकता को मानते थे जिसके अनुसार लड़कियों को बचपन में ही ये सिखाया जाता था, क्योंकि जो इच्छा जाहिर करती थी वो इच्छा जाहिर करने के पीछे कारण क्या बताते हैं कि लड़कियों को बचपन से ही माँ द्वारा ये सिखाया जाता था कि उनके पति के बिना उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, यानी कि पति है तब तक ज़िंदगी है, उसके बाद उनको ज़िंदा नहीं रहना चाहिए कि पति के साथ उनका जीवन भी समाप्त हो गया है। तो एक विचित्र घटना का उल्लेख यहाँ पर बर्नियर करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे एक औरत ने अपने मुस्लिम प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति को जहर दे दिया था और ख़ुद उसने अपने पति को मारा, और उसके बाद वो अपने प्रेमी के पास गई तो वो व्यक्ति जो था समाज से डर गया और उसने जो है परिस्थितियों से डरते हुए उसका साथ छोड़ दिया और उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। आखिर में मजबूरी में उसको समाज के दबाव के आगे सती होना पड़ा। तो इस मजबूरी में उसको सती होना बताते हैं कि सभी स्त्रियां जो है मन से सती नहीं होती थी, बल्कि ये यहाँ पर ये उदाहरण एक दिखावे वाला उदाहरण भी था। तो बर्नियर लिखते हैं कि जब वो औरत सती हो रही थी उस समय रिवाज के अनुसार जो डफली बजाने थे लोग, कई तरह के वाद्य जो है शहनाई, ढोलक आदि डफली वगैरह बजा रहे थे, तो उनमें उसका वो प्रेमी भी डफली बजा रहा था जिसके लिए उस औरत ने अपने पति को मारा था। तो इस तरह की ये हिपोक्रेसी जो है समाज में जो थी, जिस पति के को मारकर उसने जिस दूसरे प्रेमी से विवाह करने की कोशिश की वही उसमें सती होने के दौरान डफली बजा रहा था। तो इसको ये द्विविपरीतता का सिद्धांत जो है इसी पर आधारित हुआ। तो अपनी भारत यात्रा में बर्नियर ने इस देश के हर पहलू को जानने की कोशिश की और उस पर अपनी राय भी दी। चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक ओर का वैश्विक ढांचे को स्थापित करने का प्रयास किया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा और सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करता रहा। उसका भारत का चित्रण जो है द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित था। इसका मतलब यह है कि वो यूरोप के बिल्कुल उल्टा था, यूरोप के प्रतिलोम था।
तो यूरोप के विपरीत होने की वजह से इसको द्विविपरीतता, द्वि मैंने दो और विपरीतता यानी कि दो अलग अलग ध्रुव थे, जो एक यूरोप और एक भारत। तो उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पद क्रमानु के अनुसार जो है क्रमबद्ध किया, और भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत होता था। उसने उनका वर्णन इस तरह से किया कि भारत की छवि जो है अच्छी नहीं बनती थी। भूस्वामित्व के बारे में लिखते हैं, भूमि के बारे में, तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच जो मूल भिन्नताएं थी उनमें एक जो था, भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, यानी कि किसान के पास अपना कहने को कोई ज़मीन नहीं होती थी। सारी जो ज़मीन थी वो बेशक वहाँ अपने पूरे परिवार के साथ उसकी पति और पत्नी और बच्चे सब मिलके खेतों में काम करते थे, लेकिन उसके ऊपर और उसका कर भी देते थे राजा को, लेकिन उनका कहने को अपना कुछ भी नहीं होता था। वो ज़मीन जो थी, भूमि जो थी, वो जो होती थी राजा की होती थी और राजा ही उसका स्वामी होता था। तो उसने निजी स्वामित्व के गुणों में जो है वर्नियर का दृढ़ विश्वास था। वो चाहता था कि अगर भूमि स्वयं की होगी तो उसका जो है उसको संभालने का, संवारने का जो है वो किसान कोशिश करेगा और उससे उपज भी बढ़ेगी। तो वो कहते थे कि ये राजकीय स्वामित्व होने से राज्य को और यहाँ के निवासियों दोनों को ही नुकसान है। राज्य का नुकसान वो क्या बताता है कि उसको कर कम मिलेगा। कर कम क्यों मिलेगा? क्योंकि उत्पादन कम होगा, क्योंकि किसान जो है पूरे मन से उसमें खेती नहीं करता। और जो है किसान इसीलिए को ये नुकसान था क्योंकि वो इस भूमि को अपने पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में नहीं दे सकता था। उसका इस भूमि के साथ अपनापन स्थापित नहीं हो सकता था। तो अपनेपन के एहसास के बिना अगर वो खेती करेगा तो उसकी वजह से कृषि उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा, और कृषि उत्पादन में कमी आने की वजह से इसका जो परिणाम होगा कि राजा को कर कम मिलेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो है राज्य की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण था। तो उसको लगता था कि मुग़ल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, और उसने जो ज़मीन थी अपने अमीरों के, अमीर का मतलब जो उसके बड़े अधिकारी होते थे, उनको बांट रखी थी। और अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जो है ये अनर्थकारी परिणाम होते थे। उस समय जो है मनसबदारी प्रथा थी, और उसके खर्चे चलाने के लिए जो है जो मनसबदार होते थे उनको भूमि भी दी जाती थी। तो वहाँ से वो कर वसूल करते थे, यानी कि कहने को जनता के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। तो इसलिए वर्नियर का जो कहता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के वही अधिकांशतः यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में भी लिखा है, यानी कि वर्नियर का अकेला ये तर्क नहीं था। वो ये भी कहता है कि भूधारक जो होते थे, यानी कि भूमि का मालिक नहीं थे, वो अपने बच्चों को वो भूमि नहीं दे सकते थे। तो वो कितनी भी मेहनत कर लें वो भूमि अपनी उनकी नहीं होती थी, ना ही उन्हें इसमें अपनापन नज़र आता था। इससे क्या होगा कि उत्पादन का स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के दूरगामी निवेश के प्रति वो उदासीन रहते थे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करना चाहते थे अगर वो उसके मालिक नहीं थे। तो इस तरह से जो है वो ये इसके लिए उत्तरदायी बताता है कि यहाँ की खराब अर्थव्यवस्था का एक कारण ये भी था कि निजी स्वामित्व की कमी थी, और जीवन स्तर की में भी उसने लोगों के गहरा अंतर बताया है। गहरा अंतर इस तरह से बताया कि उस समय मुग़ल काल की जो सोसाइटी थी वो दो हिस्सों में बटी थी, एक रिच क्लास और दूसरी पुअर क्लास। यानी कि एलीट वर्ग था, उसमें राजा था, राजा के मंत्री परिषद थे, उसके निर्णायक मंडल था, उसके वजीर यानी कि मंत्री थे, रानियाँ थी, राजकुमार राजकुमारियाँ, और उसके पोते पड़पोते और पोतियाँ और उनके रिश्तेदार होते थे। तो ये सब जो है क्योंकि राजकीय परिवार और उनका मंत्रिमंडल इसमें आता था और उनके पास मनसबदार वगैरह आते थे, तो इसीलिए ये राजा और उसका परिषद के लोग, उसके राजा के परिवार के लोग इसमें थे। तो ये लोगों के पास सभी जो है संपत्तियां थी और इनके ऊपर सभी संसाधनों पर इनका अधिकार था। तो ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, और जो गरीब वर्ग था उसमें दास आते थे और छोटे मजदूर आते थे, सफाई कर्मचारी आते थे, जो स्वेच्छा से बने हुए दास जो, और भिखारी आते थे। तो ये गरीब उसमें आते थे, जबकि मिडिल क्लास में जो है व्यापारी और शिल्पकार और जो है विद्वान किसान और दूसरे शिल्पकार इसमें आते थे। लेकिन इसमें जो हैं ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब थे। मिडिल क्लास एक तरह से मध्यम वर्ग जो है वो पुअर क्लास के जैसा ही था। सिर्फ कुछ जो है व्यापारी और शिल्पकारों और जो है
विद्वानों को कुछ भाग को छोड़ के किसान और अन्य शिल्पकार वगैरह भी गरीब के उसमें ही आते थे, क्योंकि उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं थे, राज्य इसके प्रति उदासीन था। इसलिए वो कहता है कि बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका गया और भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग नहीं थे। तो वो इसके लिए वो कहता है कि निजी भूस्वामित्व के अभाव में ये सब हो रहा था। और उसके साथ ही वो ये बताता है किसानों का विनाश हुआ, असीम उत्पीड़न हुआ, समाज में वर्गों में जीवन स्तर में अनवरत पतन हुआ, और ये सब सिवाय शासक वर्ग के और कहीं नहीं था। तो शासक वर्ग अमीर बना रहा, वह बहुत अमीर था, शक्तिशाली था, जबकि वो अल्पसंख्यक वर्ग था, यानी कि संख्या में कम था, और जो है अल्पसंख्यक होते हुए भी वो अमीर और शक्तिशाली था, और ज़्यादातर जनता जो है वो दरिद्र थी, गरीब थी। तो सबसे गरीब और अमीरों के बीच में जो है बीच में नाम मात्र ही कुछ लोग होंगे, बाकी ज़्यादातर इनमें जो है बहुत बड़ा अंतर था। यानी कि जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। मध्यम वर्ग ना के बराबर था, नाम मात्र को था। तो सभी जो है वो कहता है कि राजा जो था वो भिखारियों और क्रूर लोगों का शासक था। मतलब राजा के बीच में कोई वर्ग, मध्यम वर्ग ना के बराबर होना ये बताता है। तो इसमें बर्नियर ने जो कहा है कि मुग़ल सम्राट जो है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। यानी कि या तो उसमें भिखारी थे, गरीब जनता थी, या फिर उसके ऊपर शासन करने वाले क्रूर जो है उसके अधिकारी होते थे। तो इस उनका जो है वो राजा बताता है। और शहर और नगर जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ उनकी हवा ख़राब थी, प्रदूषित थी, और खेत झाड़ीदार थे और दलदल से भरे हुए थे, और उसका एकमात्र कारण जो है वो राजकीय भूस्वामित्व है, यानी कि सारी ज़मीन राजा के अंडर में होना इसका एक कारण बताता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस समय के जो सरकारी मुग़ल दस्तावेज हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि भूमि का स्वामी जो है एकमात्र राजा ही होता था। तो 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का जो सरकारी इतिहासकार है अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा है, वो कहता है कि उसने सिद्धांत दिया, राजत्व का पारिश्रमिक बताया, जो भू राजस्व है उसको बताता है राजत्व का पारिश्रमिक, और राजा द्वारा अपनी प्रजा को जो सुरक्षा प्रदान करने के बदले में की गई मांग होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। लेकिन वो राजत्व का पारिश्रमिक जो जिस उसने बताया उसको ही वो लगान समझ बैठा था, क्योंकि ये जो डिमांड की जाती थी वो बहुत अधिक होती थी। इस राजस्व की मांग जो थी, भूमि राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे ऐसा लगता था कि ये लगान जो है वो भारी मात्रा में लिया जाता था। तो इस वजह से जो है उसने इसकी जमकर आलोचना की। तो ये जो कहते हैं कि ये लगान नहीं था बल्कि भूमि कर था, जो उपज के बदले लिया जाता था, उपज पर लगता था, ना कि ज़मीन के रकबे के ऊपर। तो राजा के यहाँ जो है, शासकों के यहाँ अपने निजी कारखाने भी होते थे ज़मीन के साथ साथ, और उन पे जो है कई जगहों पे बड़े बड़े कक्षों के अंदर जो है कारखाने और शिल्पकारों की कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप होती थी। एक कक्ष में कसीदाकारी का काम होता था, एक मास्टर यानी कि जो विशेषज्ञ होता था उसके निरीक्षण में जो है वो कार्य करते थे, और अपने उसमें सुनार, किसी में चित्रकार, किसी में जो है रस रोगन बनाने वाले, और बढ़ई, खरादी, दर्जी, जूते बनाने वाले, रेशम, जरी और महीन मखमल का काम करने वाले आदि लोग थे। तो शिल्पकार भी अपने कारखाने में रोज़ सुबह आते थे, और जहाँ वे पूरा दिन काम करते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे, और इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता था। कोई भी जीवन उनकी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं होता था। किसान जो हैं उनके बारे में बताता है कि लघु, सीमांत और वृहद किसानों की बात होती है, तो वो कहते हैं कि ग्रामीण समाजों का जो उसने चित्रण किया है वो वैसा नहीं है जैसा था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज जो है चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद भी थे। एक और बड़े बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, यानी कि उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, और दूसरी ओर अस्पृश्य समझे जाने वाले भूमि विहीन श्रमिक थे जिन्हें बलाहार कहा जाता था। तो इन दोनों के बीच में बड़ा किसान जो है वो था जो कि किराए पर श्रम का उपयोग करता था, यानी कि वो स्वयं खेती नहीं करता था बल्कि
दूसरे लोगों से को जो है अपने यहाँ काम करवाता था और माल के उत्पादन में संलग्न रहता था। तो और बालाहार जो भूमिहीन श्रमिक थे उसके यहाँ काम करते थे। तो इसके अपेक्षाकृत जो छोटे किसान भी थे, जो पूरा परिवार मिलके अपना काम करता था, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से होता था। व्यापार की बात करते हैं तो शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, यानी कि राजा की तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, लेकिन मुनाफे पर जो है राज्य द्वारा कर लिया जाता था। तो इस तरह से वो कहता है कि राज्य की तरफ से कोई प्रोत्साहन ना मिलने के बावजूद जो है कि उनसे कर वसूला जाता था, जिससे उत्पादन जो है पतनोन्मुखी हो गया था, यानी कि वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था। साथ ही वो ये भी बताता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं जो हैं भारत आती थी, और भारत का व्यापार जो है ज़्यादातर सोने चांदी के बदले में वस्तुओं के निर्यात का होता था। तो यहाँ पर जो भी वस्तुएं बाहर जाती थी उसके बदले में सोना चांदी जो है वहाँ से मंगाया जाता। तो बहुमूल्य धातुएं यहाँ काफ़ी मात्रा में एकत्र हो गई थी, इस वजह से इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो यह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय में संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है कि जो लोग सोने चांदी का काफ़ी मात्रा में उन्होंने एकत्र कर लिया था तो वो अमीर हो गए थे। तो 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का 15% भाग जो है भारतीय वो जो है नगरों में रहता था, और ये उस समय के पश्चिम यूरोप की जो नगरीय जनसंख्या से कहीं अधिक था। यानी कि कहने का मतलब है कि नगरों की जनसंख्या काफ़ी अधिक थी, और जबकि यूरोप के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा थी, जो अपने आप को कहने को विकसित बताते थे। तो बर्नियर जो है मुगल कालीन शासकों को शिविर नगर यानी कि कैंप सिटी के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है शिविरों की तरह थे, कि जैसे कहीं पे राजा जब कहीं जाते थे तो सम्राट कहीं जाते थे तो वहाँ पर वो कैंप शिविर या शिविर नगर लग जाते थे, और इन नगरों का अस्तित्व जो है वो वहाँ उनके बने रहने तक रहता था। जब तक वहाँ राजकीय शिविर वहाँ पर रहता था तब तक वो नगर वहाँ पे बने रहते थे। जैसे ही वो राजा वहाँ से प्रस्थान करता था और उस वहाँ से जाना होता था तो उसके आगमन और अस्तित्व के साथ ही वो भी जो है नगर भी बनते और बिगड़ते रहते थे। इस तरह से वो तेज़ी से एकदम जैसे ही वहाँ से राजा जाता था वहाँ से पे वो जो है शहर भी ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक नींव जो है वो व्यवहार्य नहीं थी, और ये राजकीय प्राश्रय पर ही आधारित थी, और राजकीय प्राश्रय उन्हें कभी मिलता नहीं था। महाजन और नगर सेठ के बारे में वो लिखता है कि यहाँ पर जो है कई तरह के नगर थे, उत्पादन केंद्र थे जो व्यापारिक नगर थे, बंदरगाह नगर थे, और इसके अलावा धार्मिक केंद्र और तीर्थ स्थान थे। तो इस तरह से 4 प्रकार के उसने नगरों का विवरण दिया है। जैसे उत्पादन करने वाले, जहाँ कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन होता था, कुछ व्यापारिक नगर थे, बंदरगाह नगर थे जो समुद्र के किनारे होते थे, और धार्मिक केंद्र जो है कुछ थे जहाँ पे तीर्थ स्थान वगैरह होते थे। तो ये 4 प्रकार के नगर थे। तो इनके अस्तित्व में जो है व्यापारिक समुदायों और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक होता था कि किस तरह के वहाँ पर व्यवसाय होते थे। और इसके साथ ही ये जो व्यापारी होते थे ये मजबूत संगठन द्वारा बंधे हुए होते थे, आपस में जुड़े रहते थे, अच्छी इनके अंदर संगठन शक्ति थी। और भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था, और इनका जो मुखिया होता था उसको सेठ कहते थे। तो महाजनों के मुखिया को सेठ कहा जाता था पश्चिमी भारत के अंदर, जो जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में। तो अहमदाबाद जैसे शहरी के केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है व्यापारिक समुदायों के मुखिया द्वारा होता था, और उसे नगर सेठ कहा जाता था। तो जो इनका पूरे शहर का नेतृत्व करता था मुखिया, उसको नगर सेठ कहते थे। इस तरह से समूहों का मुखिया सेठ कहलाता था, और उन सब पूरे नगर का जो उनका मुखिया होता था वो नगर सेठ कहलाता था। तो जो व्यवसाय होते थे उनमें चिकित्सक होते थे, जिनमें हकीम और वैद्य जो आयुर्वेद और यूनानी क्रिया तरीके से इलाज करते थे, अध्यापक थे जिनमें पंडित और मुल्ला लोग आते थे। इसके अलावा अधिवक्ता यानी कि वकील थे, चित्रकार थे, शिल्पकार, वस्तुविद थे, संगीतकार थे, सुलेखक थे जो लिखने का कार्य करते थे, ये सब सम्मिलित थे। और ये सभी जो हैं ज़्यादातर राजकीय प्राश्रय पर आधारित होते थे, और कई जो है भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में भी आम लोगों के सेवा करते हुए अपना जीवन बिताते थे। महिला श्रम की वो बात करते हैं कि महिलाओं का श्रम जो है वो कृषि और कृषि के अलावा होने वाले दूसरे उत्पादन कार्यों में भी काम करते थे, जैसे
जैसे महिलाएं खेतों में भी काम करती थी, इसके अलावा जो है अपने पारिवारिक कामों में भी वो गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी। और कभी कभी तो अगर वाणिज्यिक विवाद हो जाते थे तो अदालत तक भी उन विवादों को वो ले जाने में पीछे नहीं हटती थी। तो इससे बर्नियर का ये वर्णन बताता है कि उस समय की महिलाओं को घर में तक सीमित नहीं रखा जाता था, बल्कि वो व्यापार में भी बराबर से और अन्य कार्यों में भी हिस्सा लेती थी। तो महिलाओं के श्रम पे उसने ये बताया है। प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत, तो यहाँ जो है डोमेनिस्क्यू ने 1728 में ये सिद्धांत दिया कि बर्नियर के विवरणों को 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को बहुत प्रभावित किया था। और एक फ्रांसीसी दार्शनिक जो मॉन्टेस्क्यू था, जिसका चित्र यहाँ दिखाया गया है, तो उसने अपने वृत्तांत का प्रयोग करके, इसके वृत्तांत का प्रयोग करके प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत विकसित किया था। उसके अनुसार एशिया जो है प्राच्य अथवा पूर्व, जिसे पूर्व कहते हैं प्राच्य को, के शासक जो है प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, यानी कि अनलिमिटेड पावर थी उनके पास, और दास्ता और गरीबी में रखा जाता था जनता को। तो उसके तर्क का आधार था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर पाता था, यानी कि राजा और उसके वर्ग, एलिट वर्ग जो होता था, उनके अलावा बाकी जनता बहुत गरीब थी और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती थी। तो इस तरह से वो बताता है कि ज़्यादातर जनता जो है वो भूखी नंगी थी। कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने इसकी 19वीं शताब्दी में इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने इसी विचार को जो है आगे बढ़ाते हुए इसको इस तरह से विकसित किया। तो उनका तर्क दिया कि भारत और अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले, यानी कि अंग्रेजों के राज से पहले, जो अधिशेष का अधिग्रहण था वो राज्य द्वारा किया जाता था, यानी कि कर वसूली का कार्य राज्य करता था और सारी संपत्ति जो है वो राजा की होती थी और अपना कहने को जनता के पास कुछ नहीं होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना हुआ था, और इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, यानी कि जब तक वो कर देते रहते थे, उनके स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, और जैसे ही कर देना बंद हुआ उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाती थी। तो यह प्रणाली को उन्होंने निष्क्रिय प्रणाली माना है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।